हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 4 एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला, अंतरिक्ष में एक भारतीय अमेरिकन महिला कल्पना चावला, और बुक का नाम है हनीसकल। तो हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट। ए है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1 है वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था। वाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, उसे भारतीय मूल की अमेरिकी क्यों कहा गया है। आंसर है कल्पना चावला वॉज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन नेम्ड करनाल इन हरियाणा। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के एक छोटे से कस्बे करनाल में हुआ था। शी इज़ कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, उसे भारतीय मूल की अमेरिकी इसलिए कहा जाता है बिकॉज शी इज़ एन इंडियन बाय बर्थ, क्योंकि वह जन्म से भारतीय है। बट आफ्टर हर मैरिज, लेकिन अपनी शादी के बाद में शी बिकेम अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, उसने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली थी, तो इसलिए उसे भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू द यूएस, वह कब और क्यों अमेरिका गई थी। हु डिड शी मैरी, उसने किससे विवाह किया था। तो आंसर है शी वेंट टू यूएस टू स्टडी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, वह अमेरिका में वैमानिकी अभियांत्रिका का अध्ययन करने के लिए गई थी। तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, जिसमें विमानों के रखरखाव, उन्हें किस प्रकार से उड़ाया जाता है और उनकी जो क्रियाविधि है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो यह एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कहलाती है। तो वह अमेरिका में वैमानिक अभियांत्रिकी का अध्ययन करने के लिए गई थी। शी मैरिड अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जैन पेरी हैरिसन, उसने एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर उड़ान प्रशिक्षण, यानी कि जो हवाई जहाज किस प्रकार से उड़ाए जाते हैं इसके बारे में जो प्रशिक्षण देता है वह क्या कहलाता है, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और उनका नाम था जेन पियरी हैरिसन से विवाह किया था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, वह एक अंतरिक्ष यात्री कैसे बनी थी। व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट, और उसे यह विचार किससे मिला कि वह एक अंतरिक्ष यात्री बन सकती थी। आंसर है आफ्टर गेटिंग हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो वैमानिक अभियांत्रिकी में अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात शी डिसाइडेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, उसने एक अंतरिक्ष यात्री बनने का निश्चय किया। एवरीबडी अराउंड हर एनकरेज्ड हर टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, प्रत्येक व्यक्ति जो उसके आसपास में था उसने उसे अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रोत्साहित किया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट यानी पत्रकार के अनुसार एक अंतरिक्ष यात्री को क्या योग्यताएं आवश्यक रूप से रखनी चाहिए या उसके अंदर आवश्यक रूप से होनी चाहिए, क्योंकि स्पेस में तो हर कोई ऐसे ही नहीं जा सकता है, उसको कुछ विशेष प्रशिक्षण और कुछ विशेष चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी वह एस्ट्रोनॉट हो सकता है। तो आंसर है कि अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट, पत्रकार के अनुसार एन एस्ट्रोनॉट मस्ट नो अ लॉट अबाउट बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो देखिए एक अंतरिक्ष यात्री को क्या क्या पता होना चाहिए,
एक अंतरिक्ष यात्री को बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से लेकर के एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब होता है खगोल भौतिकी, टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वैमानिक इंजीनियरिंग तक के बारे में बहुत कुछ जानना चाहिए, उसे इनके बारे में काफ़ी कुछ पता होना चाहिए, तभी वह एक अंतरिक्ष यात्री हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब कल्पना चावलास फर्स्ट मिशन इन स्पेस। कल्पना चावला के प्रथम अंतरिक्ष अभियान का वर्णन कीजिए। तो आंसर है कि कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया। कल्पना चावला का पहला अंतरिक्ष मिशन जो था वो कौन सा था? स्पेस शटल कोलंबिया था। वॉज 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग, और यह कितने दिन का था? देखिए 15 दिन 16 घंटे और 34 यानी कि 34 मिनट लंबा था। शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, उसने पृथ्वी के लगभग 252 बार चक्कर लगाए। ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, ट्रैवलिंग यानी कि यात्रा की कितनी? 10.45 मिलियन किलोमीटर की यात्रा करते हुए उसने 252 बार पृथ्वी के चक्कर लगाए। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड ए यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और जो उनका क्रू था, क्रू का मतलब होता है जो चालक दल था, उसमें एक जापानीज था और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट था, अंतरिक्ष यात्री थे। तो उनके चालक दल में एक जापानी और एक यूक्रेनियन अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परसुइंग अ ड्रीम। सपने को साकार करने के बारे में कल्पना चावला क्या कहती है? डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल। क्या आप उससे सहमत हैं कि सफलता संभव है? तो आंसर है कल्पना चावला सेड दैट, कल्पना चावला ने कहा था कि द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस, कि ड्रीम्स यानी कि सपनों से सफलता तक का जो रास्ता है वह डज एग्जिस्ट प्रोवाइडेड वन शुड हैव द विजन टू फाइंड इट। तो यह जो रास्ता है उसे जरूर मिलता है, बशर्ते कि व्यक्ति में उसे खोजने की दृष्टि होनी चाहिए। तो यदि व्यक्ति सपने देखता है तो उसे सफलता भी अवश्य मिल सकती है, बशर्ते कि उस व्यक्ति में उस रास्ते को खोजने की दृष्टि होनी चाहिए। द करेज टू गेट ऑन टू इट, और उस पर चढ़ने का साहस होना चाहिए, यानी कि उस रास्ते पर चलने का साहस होना चाहिए। यस आई फुली एग्री विद हर, हाँ मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। बी है रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट। न्यूज़पेपर रिपोर्ट को पढ़िए। टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स, निम्न फैक्ट्स को पता करने के लिए अबाउट द कोलंबिया इल फेटेड बॉयज़। कोलंबिया यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा के लिए जो फैक्ट हैं उनको ढूंढने के लिए आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट को पढ़िए। और उसमें यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों के हमें उसमें जवाब देखने हैं। जैसे डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ, तो वह दिनांक और वह जगह जहाँ से कि यह लिफ्ट ऑफ हुआ था, आसमान में गया था। कौन? कोलंबिया यान। दूसरा है नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट ऑन बोर्ड, इसमें कितने सारे अंतरिक्ष यात्री सवार थे। तीसरा है नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, और कितने दिनों तक यह स्पेस में रहा। चौथा है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट डन बाय साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट के द्वारा कितने एक्सपेरिमेंट किए गए। डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, वापसी की जो डेट थी वह क्या थी। हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट,
और वह ऊंचाई जिस पर इसने कांटेक्ट खो दिया, संपर्क खो दिया। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए हमें न्यूज़पेपर रिपोर्ट को पढ़ना पड़ेगा। अ न्यूज़ रिपोर्ट, तो ये देखिए एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट है यूएस स्पेस शटल कोलंबिया के बारे में। तो आइए इस न्यूज़ रिपोर्ट को पढ़ते हैं। ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। तो देखिए मेन हेडलाइंस में क्या छपा है कि एक ट्रेजेडी स्पेस में, अंतरिक्ष में, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया आग की टुकड़ों में बदल गया, आग के टुकड़ों में टूट गया। इस तरह से ये इसकी मेन हेडलाइन है। अब इसके अंदर और क्या क्या छपा है वह हम पढ़ते हैं। इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, अनप्रेसिडेंटेड यानी कि जिसके बारे में कोई पहले से अनुमान ना हो, अभूतपूर्व, स्पेस ट्रेजेडी अंतरिक्ष की एक ट्रेजेडी, भयानक दुर्घटना। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया यान के बारे में है कि कैरिंग इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स। तो वह भारत में जन्मी हुई अमेरिकन एस्ट्रोनॉट या अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला और उसके साथ में 6 अन्य दूसरे ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स एज इट स्ट्रीक्ड ओवर टेक्सास। तो यह 6 दूसरे और एक कल्पना चावला को लेकर के जा रहा था। ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स, तो यह आग के टुकड़ों में टूट गया। एज इट स्ट्रीक्ड ओवर टेक्सास, जैसे ही इसने टेक्सास के ऊपर स्ट्रीक्ट किया यानी कि बहुत तेज़ी से गुजरा उसके ऊपर से। टूवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप्स ऑन सैटरडे, जो इसकी लैंडिंग स्ट्रिप थी यानी कि जो उसको लैंड करना था इस स्ट्रिप को, सैटरडे को, शनिवार को, टेक्सास के बिल्कुल पास में। तो जब उसने उसको तेज़ी से छुआ तो यह आग के टुकड़ों में बदल गया। 1 फरवरी 2003, 1 फरवरी 2003 की यह घटना है। किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड, सभी 7 जने जो उस पर सवार थे वो मारे गए थे। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा, जो शटल था, जो यान था, उसने नासा के साथ में अपना कांटेक्ट खो दिया, उसके साथ में संपर्क टूट गया था। तो नासा क्या है? अमेरिकन स्पेस एजेंसी है जो अंतरिक्ष के लिए काम करती है। तो द शटल लॉस्ट कांटेक्ट विद नासा, यान ने नासा के साथ में अपना संपर्क खो दिया था। एट अबाउट 9 AM, लगभग 9 बजे, सुबह के 9 बजे, 1930 आवर्स IST, और इंटरनेशनल जो टाइम है उसके अनुसार 19:30 यानी कि 19:30 बजे उसने अपना कांटेक्ट नासा के साथ में खो दिया। एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, जैसे वो लैंडिंग करने के पास में आ रहा था तो उस समय इसने अपना कांटेक्ट खो दिया। इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 200,000 फीट, और यह लगभग 200,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर, और ये हर घंटे में लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहा था। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल, जब जमीनी संपर्क ने इसके साथ में जो कॉन्टैक्ट था वो खोया था, उस समय यह 20,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ये गति कर रहा था। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003, कोलंबिया लिफ्टेड ऑफ यानी कि यहाँ से रवाना हुआ था। कब? 16 जनवरी 2003 को। फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर से यह 16 जनवरी 2003 को रवाना हुआ। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज, और इसे वहाँ पर कक्षा में लगभग 16 दिन रहना था, ये वहाँ पर रुका था। एंड द 7 मेंबर क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट, और जो 7 जने क्रू में थे, जो उसमें दल में थे, उन्होंने लगभग 80 एक्सपेरिमेंट उस समय में किए थे। बिफोर इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी, अपनी वापस की यात्रा को शुरू करने से पहले
इन 7 मेंबर्स ने 80 एक्सपेरिमेंट वहाँ पर किए, विच एंडेड इन ट्रेजिडी, और जिसका अंत क्या हुआ, एक ट्रेजिडी के रूप में हुआ। दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट, यह कोलंबिया यानी कि 28वीं अंतरिक्ष यात्रा थी, यानी कि वह 28वीं बार गया था। एंड द शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स, और शटल के लिए यह कहा जाता है कि वह 100 फ्लाइट तक के लिए अच्छा था, मतलब वह इतना सुरक्षित था कि वह 100 यात्राएं और कर सकता था। तो इस तरह से यह एक न्यूज़ रिपोर्ट है। अब इस न्यूज़ रिपोर्ट के आधार पर हम जो हमसे प्रश्न पूछे गए हैं उनके हम आंसर्स देखते हैं। तो वह डेट और वह जगह जहाँ से यह लिफ्ट ऑफ हुआ या इसने उड़ान भरी, तो किसने, कोलंबिया शटल यान ने। तो हमने देखिए न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ी है, और न्यूज़ रिपोर्ट का पढ़ने के बाद में इन क्वेश्चंस के आंसर्स देना काफ़ी आसान है। तो इस शटल यान ने वह जगह और वह दिनांक जब इसने उड़ान भरी, 16 जनवरी 2003, 16 जनवरी 2003 को। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड, तो इसमें कितने अंतरिक्ष यात्री सवार थे, तो इसका आंसर है 7 अंतरिक्ष यात्री इस पर सवार थे। तीसरा है नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में यह कितने दिन रहा, तो अबाउट 16 डेज, लगभग 16 दिन। फोर्थ नंबर है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के द्वारा कितने एक्सपेरिमेंट या कितने प्रयोग वहाँ पर किए गए, तो देखिए आंसर है 80 यानी 80। डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, वापस आने की डेट, 1 फरवरी 2003, 1 फरवरी 2003 को यह वापस आने वाला था। और 6 है हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट, तो वह ऊंचाई जिस पर इसने संपर्क खो दिया था, तो वह कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था उस समय, 200,000 फीट की ऊंचाई पर यह उड़ रहा था जब इसका कॉन्टैक्ट यहाँ नीचे धरती से ख़त्म हो गया था। वर्किंग विद लैंग्वेज, ए है मैच द फॉलोइंग, निम्न का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ सेंटेंसेस इनकम्प्लीट हैं, और इनका मिलान इनके सामने जो ये बाकी का सेंटेंस और इनके बारे में बता रहा है या इनसे और आगे का ये सेंटेंस है, लेकिन ये इसके साथ में सामने जो लिखा हुआ है वो इसके मैच का नहीं है, इसके मिलान का वह नहीं है। तो अब हमें इन सारे सेंटेंसों में ये देखना है कि इनके साथ में कौन सा किसके साथ में सही ढंग से मिलान कर रहा है, और उसको फिर हमें मैच करना है। तो आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार से मैच होंगे, किस प्रकार से इनका मिलान होगा। तो आंसर है, अब यहाँ पर देखिए ये हमने आपको इस तरह से मिला करके दिया है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है वह क्या है, अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजिडी, एक अभूतपूर्व अंतरिक्षीय ट्रेजिडी दुखांतिका। तो इसका मैच देखिए किसके साथ में है, यहाँ ये नीचे जो लिखा हुआ है कि ए सैड एक्सीडेंट ऑफ अ काइंड दैट हैज़ नेवर हैपन्ड बिफोर इन स्पेस। तो अंतरिक्ष में एक ऐसी घटना जो पहले कभी भी नहीं घटित हुई हो, वो क्या कहलाती है, अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजिडी, जिसके बारे में पहले कभी ना सोचा गया हो ना वह पहले कभी घटित हुई हो। तो इस तरह से जो पहला वाला है इसको देखिए ये नीले लाइन से यहाँ पर इसको मिलाया गया है। दूसरा है सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, तो सर्टिफाइड जिसको लाइसेंस प्राप्त होता है, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर फ्लाइट को उड़ाना सिखाने वाला। तो इसकी मैचिंग देखिए किसके साथ है, यहाँ पर ये इसको नीले लाइन से इससे यहाँ मिलाया गया है। और वह कौन होता है, ए पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपुल टू फ्लाई प्लेन्स। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में अच्छी क्वालिफिकेशन होती है
जो लोगों को यह सिखाता है कि प्लेन्स कैसे उड़ाए जाते हैं, वह क्या कहलाता है? सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। और इस प्रकार से देखिए इसको एक नीली लाइन से और यहाँ इसके साथ में जोड़ा गया है। तीसरा है स्पेस मिशन, अंतरिक्ष के कार्यक्रम क्या होते हैं? तो यहाँ पर देखिए इसको इस नीली लाइन से यहाँ पर मिलाया गया है और वो क्या होते हैं? अ सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय अ ग्रुप। जॉब्स यानी कि कामों का एक सेट जो ग्रुप के द्वारा, बहुत सारे ग्रुप में जब लोग होते हैं तो उसके द्वारा अंतरिक्ष में वे किए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? स्पेस मिशन कहलाते हैं। चौथा है सुपर स्पेशलाइजेशन, यानी कि किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल कर लेना। तो इसकी देखिए मैचिंग किसके साथ है? यहाँ नीचे इसके साथ में है। तो यह क्या होता है? ग्रेट एक्सपर्टाइज इन अ लिमिटेड फील्ड और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यानी कि किसी विशेष सब्जेक्ट में या एक लिमिटेड फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर लेना, वह क्या कहलाता है? सुपर स्पेशलाइजेशन कहलाता है। तो इसको देखिए नीली लाइन से यहाँ नीचे इसके साथ में मैच किया गया है। पांचवा है एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज। तो ये क्या होती है? हैविंग नॉलेज ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। बहुत सारी वैरायटी की कोई सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज रखना, उसके बारे में ज्ञान रखना, वो क्या कहलाता है? एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, बहुत विस्तार में नॉलेज होना। छठा है ऑ इंस्पायरिंग। तो इसका देखिए यहाँ ये नीली लाइन के साथ में बिल्कुल जो ऊपर वाला है वह इसके साथ में मैच कर रहा है। और इसका क्या मतलब है ऑ इंस्पायरिंग का? कि समथिंग दैट कॉजेज फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर। कोई फीलिंग का या महसूस करने का कोई कारण, रिस्पेक्ट एंड वंडर, आश्चर्यचकित होने का और रिस्पेक्ट करने का कोई फीलिंग या कोई कारण, वह क्या कहलाता है? ऑ फीलिंग। बहुत अद्भुत महसूस होना, अद्भुत इंस्पायरिंग होना। सातवां है इन दिस एज, इस युग में। तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ इस नीली लाइन के साथ में यहाँ पर इसको जोड़ा गया है। और इसका क्या मतलब होता है? कि नाउ अ डेज, इन दिनों में, या फिर इन दीज टाइम्स, इस समय में, वह क्या कहलाता है? इन दिस एज, इस युग में। तो इस तरह से ये इन शब्दों का उचित मिलान हमने आपको यहाँ पर करके बताया है। बी है यूज दीज फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन आफ्टर फाइंडिंग आउट देयर मीनिंग्स। ये जो फ्रेजेस दी गई हैं इनको आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ करिए और फिर इनका जो मीनिंग है उसको फाइंड आउट करिए, उसका पता लगाइए कि उसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए ये फ्रेजेस हैं ब्रोक अपार्ट। ब्रोक अपार्ट मतलब टुकड़ों में टूट जाना। दूसरा है स्ट्रीक्ड ओवर। स्ट्रीक्ड ओवर का मतलब होता है तेजी से निकल लेना। टू मूव स्विफ्टली या फिर पास बाय क्विकली, तेजी से निकल जाना। तीसरा है स्प्रेड अक्रॉस। अक्रॉस यानी चारों तरफ और स्प्रेड यानी फैलाना, तो चारों तरफ कोई चीज़ फैलाना, जैसे खुशियाँ हैं चारों तरफ फैलाना। चौथा है लिफ्टेड ऑफ। लिफ्टेड ऑफ का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना। ब्लास्ट ऑफ। ब्लास्ट ऑफ का मतलब होता है बहुत तेज ध्वनि के साथ में, जैसे कि कोई धमाका हुआ हो। 6 है वेंट ऑन। वेंट ऑन का मतलब होता है जारी रखना, चालू रखना। 7 है चीयर्ड अलोंग। चीयर्ड का मतलब होता है किसी को चीयर करना, उत्साहित करना, अलोंग साथ में। तो जैसे कोई गेम हो रहा हो और हम हमारी पार्टी का कोई, हमारी साइड का कोई प्लेयर है तो हम क्या करते हैं, उसको चीयर्ड करते हैं। और पूरी क्लास एक साथ में करती है तो चीयर्ड अलोंग, एक साथ में चीयर्ड करना। ऑन बोर्ड, सवार होना। किसी जैसे प्लेन पर या शिप पर, हेलीकॉप्टर में, तो क्या होता है ऑन बोर्ड, सवार होना। 9 है कैरी ऑन। कैरी ऑन का भी सेम वेंट ऑन के जैसे है, जारी रखना, किसी काम को चालू रखना। तो ये तो देखिए फ्रेजेस हैं, इनके हमने मीनिंग देखे हैं। अब इनको हमें सेंटेंसेस में यूज़ करना है, तो आइए इन्हें देखते हैं। तो आंसर है सबसे पहले देखिए ब्रोक अपार्ट। इसका मीनिंग क्या देखा था हमने? ब्रोक इनटू पीसेस, टुकड़ों में टूट जाना।
अब हम इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, तो सेंटेंस देखिए किस तरह से बनाएंगे। द ट्रक ब्रोक अपार्ट द मोटरसाइकिल कमिंग टूवर्ड्स इट। ट्रक ने मोटरसाइकिल को टुकड़ों में तोड़ दिया जो उसकी तरफ आ रही थी, यानी कि वह मोटरसाइकिल उस ट्रक से भिड़ गई और जिससे कि क्या हुआ, मोटरसाइकिल टुकड़ों में टूट गई। तो ब्रोक अपार्ट टुकड़ों में तोड़ देना। दूसरा है स्ट्रीक्ड ओवर। स्ट्रीक्ड ओवर का छू करके तेजी से निकल जाना या फिर एक लाइन में तेजी से निकल जाना। टू लिव अ लाइन और लॉन्ग मार्क, एक लाइन में रह करके तेजी से निकल जाना। इसका सेंटेंस देखते हैं हम। ए कार वॉज मूविंग टू लिव अ लाइन ऑफ पेट्रोल। तो पेट्रोल के लिए एक कार बहुत तेजी से आई और निकल गई, इनकी बहुत तेजी से आई, रुकी नहीं, आते हुए वह निकल गई। तीसरा है स्प्रेड अक्रॉस, यानी कि चारों तरफ फैलाना। तो इसका मीनिंग देखते हैं। स्प्रेड फार एंड वाइड। फार यानी दूर तक और वाइड यानी चौड़ाई में, यानी कि अपने आसपास काफ़ी दूर तक कोई चीज़ को फैलाना। सेंटेंस देखते हैं। इट्स हार्ड टू मीट माई फ्रेंड्स बिकॉज दे आर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। अब मेरे फ्रेंड्स से मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वे इंडिया के बाहर फैले हुए हैं, यानी कि अब वो इंडिया से बाहर जा कर के बस गए हैं, तो अब उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। फोर्थ है लिफ्टेड ऑफ। लिफ्टेड ऑफ यानी उड़ान भरना। तो देखिए मीनिंग है टुक ऑफ, उड़ान के लिए निकलना या उड़ान भरना। अब इसका हम मीनिंग देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस में ये किस तरह से यूज किया जाता है। तो द हेलीकॉप्टर लिफ्टेड ऑफ एट 9:15 AM। हेलीकॉप्टर ने सुबह 9:15 बजे उड़ान भरी। फिफ्थ है ब्लास्ट ऑफ। ब्लास्ट ऑफ का मतलब होता है बहुत कोलाहल के साथ, बहुत शोरगुल के साथ में। तो इसका मीनिंग है टेक ऑफ नॉइजली। टेक ऑफ का मतलब उड़ान भरने के लिए निकलना, लेकिन नॉइजली बहुत शोरगुल के साथ, बहुत कोलाहल के साथ में। इसका सेंटेंस है कि स्पेस शटल्स जनरली ब्लास्ट ऑफ विद अ मिनिमम ऑफ फस। कि जो स्पेस शटल्स होती हैं वो जनरली जब टेक ऑफ करती हैं, यानी कि जब उनको लॉन्च किया जाता है, तब वो बहुत ज़्यादा शोरगुल के साथ में उड़ान भरती हैं। उनका जो टेक ऑफ होता है वो बहुत ज़्यादा शोर में होता है, बहुत शोरगुल वाला होता है। 6 है वेंट ऑन। और देखिए इसका मीनिंग क्या है, कंटिन्यूड, यानी कि लगातार जारी रहना, किसी काम को चालू रखना। सेंटेंस है इसका कि शी वेंट ऑन वर्किंग इन ऑफिस टिल लेट नाइट। वह देर रात तक ऑफिस में काम करती रही। तो किसी काम को लगातार जारी रखना बिना किसी रुकावट के। 7 है चीयर्ड अलोंग। एक साथ में किसी को चीयर्ड करना, किसी को उत्साहित करना। तो देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, एनकरेज्ड, उत्साहित करना। सेंटेंस देखते हैं। आवर फ्रेंड्स चीयर्ड ऑलवेज अलोंग अस इन अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। हम जो दोस्त हैं वे अपने जीवन में जब उतार या चढ़ाव आते हैं तो उसमें हम एक साथ में उसको चीयर्ड करते हैं, उसका उत्साहवर्धन करते हैं। 8 है ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड का मतलब सवार होना। तो देखिए इन अ शिप, एरोप्लेन और एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट। तो शिप में यानी कि जहाज में या एरोप्लेन में या फिर स्पेसक्राफ्ट पर सवार होना क्या कहलाता है, ऑन बोर्ड होना। सेंटेंस देखते हैं कि द क्रू वॉज ऑन बोर्ड व्हेन द शिप लेफ्ट द हार्बर। जो क्रू था यानी कि जो चालक दल था वह बोर्ड हो गया, सवार हो गया जब शिप ने बंदरगाह को छोड़ा। 9th है कैरी ऑन। कैरी ऑन का भी सेम मीनिंग होता है जारी रखना, किसी काम को चालू रखना। तो कंटिन्यू डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को जारी रखना, किसी काम को लगातार चालू रखना। सेंटेंस देखते हैं। वी शुड कैरी ऑन आवर ड्यूटीज़। हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारे जो काम हैं, उन्हें हमें जारी रखना चाहिए, उन्हें हमें चालू रखना चाहिए। तो इस तरह से ये फ्रेजेस, इनके मीनिंग्स और फिर सेंटेंसेस में किस तरह से इनको यूज़ करना है वह देखिए हमने यहाँ पर करके देखा है। सी है वी एड अन टू मेक अपोजिट्स। तो हम देखिए अन लगा करके अपोजिट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रू अनट्रू,
जैसे ट्रू था उसमें हमने अन लगाया तो क्या बन गया अनट्रू। ट्रू यानी सही और अनट्रू यानी सही नहीं होना। एड अन टू द वर्ड्स बिलो टू मेक देयर अपोजिट्स। तो नीचे दो शब्द दिए गए हैं, उनमें अन जोड़ करके उनके अपोजिट्स बनाइए, उनके विलोम शब्द बनाइए। देन लुक अप द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। और जब अब इन जो वर्ड्स बने हैं उनके मीनिंग को देखिए। यू हैव फॉर्म्ड इन द डिक्शनरी। और आप इन्हें डिक्शनरी में भी खोज सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स के आगे हमें अन लगा करके इनके अपोजिट्स बनाने हैं और जो अपोजिट बनेगा फिर उसका हमें मीनिंग देखना है। अगर हमको मीनिंग नहीं आ रहा है तो हम उसको डिक्शनरी में देख सकते हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं कि किस प्रकार से अन लगा करके ये अपोजिट्स बनते हैं। तो देखिए वर्ड है आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड का मतलब क्या होता है? पहचानना। और इसका अपोजिट हमको कैसे लगाना है? अन लगा के बनाना है। तो अन लगा के जब हमने बनाया तो क्या बना? अनआइडेंटिफाइड। अनआइडेंटिफाइड का मतलब क्या होता है? बिना पहचाना। आइडेंटिफाइड जिसको हम जानते हैं, पहचाना हुआ। अनआइडेंटिफाइड जिसको हम नहीं जानते हैं, यानी कि बिना पहचाना। दूसरा है कंट्रोल्ड, यानी कि नियंत्रण में होना। और अन लगा करके बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल्ड, नियंत्रण से बाहर, अनियंत्रित, जिसे कंट्रोल ना किया जा सके। तो जैसे अभी कुंभ में आ रहा था ना कि भीड़ कैसी हो गई? अनकंट्रोल्ड भीड़, यानी कि उसे नियंत्रित ना किया जा सके। तीसरा है अटेंडेड। अटेंडेड का मतलब जिसकी देखभाल की जाए, जिसके पास में कोई हो, यानी कि जो अकेला ना हो, अटेंडेड। अब इसमें अन लगा करके अपोजिट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? अनअटेंडेड, यानी कि जिसकी देखभाल ना की जाए, जिसके पास में कोई ना हो, लोनली, अनअटेंडेड। चौथा है सक्सेसफुल, यानी कि सफल। अन लगा के अपोजिट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अनसक्सेसफुल, असफल, नाकामयाब, जिसे सफलता ना मिली हो। पांचवा है इम्पॉर्टेंट, यानी महत्वपूर्ण। अन लगा के बनाएंगे अनइम्पॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि महत्वहीन, जिसकी कोई इम्पोर्टेंस ना हो। छठा है एजुकेटेड, यानी शिक्षित। अन लगा के बनाएंगे अपोजिट अनएजुकेटेड, यानी कि अशिक्षित, अनपढ़, जिसने शिक्षा प्राप्त ना की हो। सातवां है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब रुचिकर, जिसमें हमें अच्छा लगता है, हमारा मन लगता है। अन लगा के अपोजिट बनाएंगे क्या हो जाएगा? अनइंटरेस्टिंग। अनइंटरेस्टिंग का मतलब जिसमें हमें कोई रुचि ना हो, जिस रसहीन, रुचिहीन, हमारे मन के विरुद्ध। आठवां है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब यह योग्य, ऐसे कहते हैं ना, यह व्यक्ति योग्य है, यानी कि इस काम के लिए यह व्यक्ति उपयुक्त है, तो क्वालिफाइड। अन लगा के जब अपोजिट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अनक्वालिफाइड, यानी कि यह अयोग्य हो गया, अब यह इस काम को करने के लायक नहीं है, तो अयोग्य। या इसको हम और क्या कह सकते हैं? डिसक्वालिफाइड भी कह सकते हैं। अनक्वालिफाइड को डिसक्वालिफाइड भी होता है। नाइन्थ है ट्रेंड। ट्रेंड यानी प्रशिक्षित, जिसको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई हो। अन लगा के जब इसका अपोजिट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अनट्रेंड, जिसको ट्रेनिंग ना दी गई हो, जिसको वह नहीं आता हो, उसको क्या कहेंगे? अप्रशिक्षित, जिसने शिक्षण प्राप्त ना किया हो। 10वां है आंसरेबल, यानी कि उत्तर देने योग्य। और अन लगा के जब अपोजिट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अनआंसरेबल, बिना जवाब के, बिना उत्तर के, जिसका उत्तर ना दिया जा सके, वह क्या कहलाता है? अनआंसरेबल। तो इस तरह से हमने इनमें अन लगा करके अपोजिट बनाए, विलोम शब्द बनाए, और फिर हमने जो विलोम शब्द बने उनका क्या मीनिंग निकलता है, क्या अर्थ निकलता है, वह भी हमने देखा है। स्पीकिंग इन हर मैसेज टू स्टूडेंट ऑफ हर कॉलेज, कल्पना चावला सेड। तो अपने कॉलेज के स्टूडेंट को मैसेज देते हुए कल्पना चावला ने कहा था, मे यू हैव द विज़न टू फाइंड द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस। आपके पास में
सपने देखने से लेकर के सफलता पाने तक का जो रास्ता है उस पे चलने का, उसे ढूंढने का एक विज़न होना चाहिए, एक दृष्टि होनी चाहिए। तो आप उस सक्सेस को, उस सफलता को अवश्य ही पा सकते हैं। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, और आपकी जो ये ग्रेट जर्नी है, जो ये यात्रा है, उसके लिए विशिंग, उसके लिए शुभकामनाएं। फ्रॉम पेयर्स यूज मे यू एंड आई विश यू या फिर विशिंग यू टू विश योर पार्टनर गुड लक एंड सक्सेस इन। तो देखिए, जोड़े बनाइए आप अपनी क्लास में, जैसे दो दो बच्चों का एक जोड़ा बनाइए और उसमें आप मे यू या फिर आई विश यू या विशिंग यू से स्टार्ट करके अपने पार्टनर को आप विश कीजिए, उसको शुभकामनाएं दीजिए। और यह शुभकामनाएं आप किस किस फील्ड में दे सकते हैं, देखिए, जैसे उसने कोई सफलता हासिल करी हो। पहला है स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर, किसी खेल की कोई गतिविधि है जिसमें उसने सक्सेस हासिल करी हो और हम उसको विश करना चाह रहे हैं, तो आप किस तरह से अपने पार्टनर को विश करेंगे। तो आंसर है आई विश यू टू अ ग्रेट सक्सेस इन द स्पोर्ट्स इवेंट। तो मैं ऐसी शुभकामना देता हूँ आपको कि आप इस स्पोर्ट्स इवेंट में बहुत सफलता प्राप्त करो। इसी तरह से हम कहते हैं अपने जो साथी होते हैं या अपने कोई भी दोस्त जो किसी भी तरह के स्पोर्ट्स इवेंट में भाग ले रहा है, तो हम उसको कैसे कहते हैं कि भाई आप इस स्पोर्ट्स इवेंट में बहुत सफलता हासिल करो। और विशिंग यू को यूज़ करते हुए कि विशिंग यू अ ग्रेट सक्सेस इन द स्पोर्ट्स इवेंट। इस स्पोर्ट्स इवेंट में आप अच्छा सक्सेस हासिल करो, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। तो इस तरह से आपने जो पार्टनर बनाया है उसको आप इस तरह से विशिंग कर सकते हैं। सेकेंड है अ क्विज और एक कंपटीशन। आपको अपने पार्टनर को, अगर उसने किसी क्विज या कंपटीशन में भाग लिया है, तो आप उसको किस तरह से विश करेंगे। तो आंसर है कि आई विश यू टू अ ग्लोरियस सक्सेस इन द क्विज और अ कंपटीशन। किसी क्विज या कंपटीशन में भाग लेने के लिए आप क्या करो, ग्लोरियस सक्सेस आपको मिले, बहुत शानदार आप उसमें सफलता प्राप्त करो, ऐसी मेरी शुभकामना है। इस तरह से ही विश हम अपने साथियों को करते हैं। या फिर हम और कैसे कह सकते हैं, विशिंग यू अ ग्लोरियस सक्सेस इन द क्विज और अ कंपटीशन। किसी क्विज या कंपटीशन में सक्सेस प्राप्त करने के लिए आपको शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। थर्ड है ए टेस्ट और एग्जामिनेशन। किसी टेस्ट में या एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त करने के लिए किस तरह से आप अपने पार्टनर को विश करेंगे। तो आंसर है मे यू क्लाइम्ब टू द टॉप इन द टेस्ट। तो टेस्ट में आप बहुत अच्छे नंबर पाओ या टॉप पर आप पहुंचो, इस तरह की मेरी शुभकामनाएं हैं। या फिर हम और क्या कह सकते हैं, मे यू अचीव गुड मार्क्स इन योर टेस्ट और एग्जामिनेशन। और हम क्या कह सकते हैं कि आप किसी भी टेस्ट या एग्जामिनेशन में जो आप दे रहे हो उसमें आप अच्छे मार्क्स लेकर के आओ, ऐसी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। बेस्ट ऑफ लक भी बोल सकते हैं अपन, शॉर्ट में अगर अब बोलना हो तो बेस्ट ऑफ लक। तो इस तरह से बहुत सारे फ्रेजेस होती हैं जो हम अपने दोस्तों को या किसी भी रिलेटिव को, कोई हमारा कजिन वगैरह होता है जो कोई टेस्ट, कोई एग्जामिनेशन दे रहा होता है, तो हम उसको ये सारी विशिंग्स देते हैं। बी श्योर टू थैंक योर पार्टनर व्हेन शी या ही विशेज यू इन टर्न। तो जब कोई भी आपका पार्टनर आपको विश कर रहा है तो उसको बदले में हमको क्या देना है, थैंक्स बोलते हैं। हम क्या कहते हैं, थैंक यू। तो यह कहना आप ना भूलें। यू मे ऑल्सो लुक अप अ टेलीफोन डायरी, और आप इसके लिए एक टेलीफोन डायरी भी देख सकते हो। और गो टू अ पोस्ट ऑफिस, या फिर आप पोस्ट ऑफिस भी जा सकते हो। एंड गेट अ लिस्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑफ स्टैंडर्ड फ्रेजेस, और इंग्लिश और हिंदी में जो स्टैंडर्ड फ्रेजेस हैं उनको आप ढूंढ सकते हो। दैट कैन बी सेंट इन ग्रीटिंग टेलीग्राम्स एनीवेयर इन इंडिया। इंडिया, भारत के अंदर कहीं पर भी ग्रीटिंग यानी कि अभिवादन के जो टेलीग्राम्स भेजे गए हैं उनके बारे में आप पता कर सकते हो कि किस तरह से जब हमको किसी को भी अभिवादन करना होता है तो उनके लिए हम कैसी फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश या हिंदी में। तो वह आप पोस्ट ऑफिस में जाकर के भी पता कर सकते हो। डिस्कस विच ऑफ दीज यू माइट बी यूज, और आप इस पर डिस्कस करिए कि आपने इनमें से कौन सी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड व्हेन, और कब। कंपेयर द इंग्लिश एंड हिंदी फ्रेजेस फॉर एक्सप्रेसिंग गुड विशेस।
और किसी को हमको अच्छी शुभकामनाएं देनी हो तो उसके लिए हिंदी और इंग्लिश में जो फ्रेजेस हैं उनका आपस में कंपैरिजन करो, तुलना करो। डू यू नो सच फ्रेजेस इन एनी अदर लैंग्वेज? और क्या आप किसी दूसरी लैंग्वेज में भी इन फ्रेजेस को जानते हो? राइटिंग ए है डू यू हैव अ ड्रीम? क्या आपका कोई सपना है? और समथिंग यू वेरी मच विश टू डू, या फिर कुछ ऐसा है जिसे आप बहुत इच्छा से करना चाहते हो। राइट ए पैराग्राफ सेइंग व्हाट यू वांट और विश टू डू। तो एक पैराग्राफ लिखिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या करने की इच्छा है, उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। देन से इन अनदर पैराग्राफ, और अब तब आप दूसरे पैराग्राफ में बताइए कि हाउ यू थिंक यू कैन मेक योर ड्रीम कम ट्रू, कि आप किस तरह से अपने सपने को पूरा करेंगे, यह भी आप बताइए। तो आंसर है कि माई बिगेस्ट ड्रीम इज़ टू स्टार्ट ए लाइब्रेरी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने अपने ड्रीम को आपको बताया है। तो हर किसी का अपना एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है। तो बच्चों, अगर आपने भी कोई इसी तरह का सपना देख रखा है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि सपने तो हर कोई देखता है। अब वो हम कितना पूरा करेंगे, हम उसके लिए कितना प्रयास करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन सपने तो सभी देखते हैं और सभी को देखने चाहिए। तो इस तरह से आप अपने ड्रीम के बारे में भी लिख सकते हैं। तो माई बिगेस्ट ड्रीम इज़ टू स्टार्ट ए लाइब्रेरी विथ फिजिकल एंड डिजिटल बुक्स। तो देखिए, मेरा सपना क्या है कि मैं एक बड़ी सी लाइब्रेरी बनाऊं जिसमें फिजिकली और डिजिटली बुक्स हों इन द हार्ट ऑफ माई होम टाउन। और मुझे ये कहाँ बनाना है? मेरे होम टाउन में बनाना है। वेयर पीपुल कैन नॉट ओनली ब्राउज एंड परचेज बुक्स, जहाँ पर लोग बाग केवल किताबों को ढूंढें या खरीदें ही नहीं, बल्कि ऑल्सो गैदर टू डिस्कस देयर फेवरेट स्टोरीज, बल्कि वो वहाँ पर अपनी जो फेवरेट कहानियाँ हैं उनके बारे में भी डिस्कस करें। एंड एन्जॉय अ कप ऑफ कॉफ़ी इन अ कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर, और एक आरामदायक वातावरण में वो एक कप कॉफ़ी का भी आनंद लें। तो इस तरह की एक डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह की एक लाइब्रेरी मेरे को खोलने की बहुत इच्छा है। तो इस तरह से एक बड़ी सी लाइब्रेरी मेरी शुरू करने की इच्छा है, जिसमें कि किताबें फिजिकली भी हों और डिजिटली भी अवेलेबल हों। टू मेक दिस ड्रीम आई वुड नीड टू सिक्योर अ सुटेबल लोकेशन, और इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या ज़रूरत होगी? एक अच्छे से लोकेशन की, एक अच्छी सी जगह की आवश्यकता होगी। आइड एंगेज विद द कम्युनिटी थ्रू सोशल मीडिया, और इसके लिए मैं क्या करूँगा? जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, उससे मैं सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ूँगा। विद डेडिकेशन, अपने पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ में, हार्ड वर्क, बहुत कठिन परिश्रम के साथ में, एंड अ पैशन फॉर लिटरेचर, और लिटरेचर के प्रति जो मेरा पैशन है उसके साथ में मैं ये सारी चीज़ों के लिए मैं अपनी कम्युनिटी से जुड़ूँगा। आई बिलीव दिस ड्रीम्स कैन बिकम अ रियलिटी, और मुझे विश्वास है कि मेरा जो यह सपना है वो ज़रूर ही पूरा होगा, वो रियलिटी होगा, वो सच्चाई में बदलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बी है गिवन बिलो आर सम वर्ड्स, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, दैट आर स्पेल्ड डिफरेंटली इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, जो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में जिनकी स्पेल अलग अलग होती है। फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंगली, उन्हें उनके अनुसार फिल करिए। तो यहाँ पर देखिए, कुछ ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड्स दिए गए हैं और कुछ अमेरिकन इंग्लिश के वर्ड्स दिए गए हैं, और बीच बीच में इनमें खाली जगह दी गई हैं, ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो उन खाली जगहों में हमें ये भरना है कि वे वर्ड्स किस तरह से अमेरिकन इंग्लिश में बोले जाते हैं, या फिर अगर ब्रिटिश वाली में खाली हैं तो उसमें हमें ये बताना है कि इन वर्ड्स की स्पेलिंग क्या है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश में दे रखा है कलर, और इसकी स्पेलिंग क्या है? COLOUR, कलर। और हम इंडियंस ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो करते हैं। तो पहला है कलर, कलर की स्पेलिंग क्या है? COLOUR। और यहाँ देखिए, अमेरिकन के आगे ब्लैंक था, तो जिसमें हमने क्या भरा है? अमेरिकन में इसको किस तरह से इसकी स्पेलिंग होती है? COLOR। यहाँ पर U नहीं होता है, जैसे ब्रिटिश में U था, इसमें U नहीं है।
अब देखिए अमेरिकन में दे रखा है लेबर, LABOR लेबर, और यहाँ ब्रिटिश में इसके सामने ब्लैंक है, खाली जगह है, उसमें क्या आएगी इसकी स्पेलिंग? अब ब्रिटिश में किस तरह से होती है? LABOUR, तो इसमें यहाँ पर U लगा हुआ है, LABOUR लेबर। अब हम देखते हैं अमेरिकन में ट्रैवलर, स्पेलिंग क्या है? TRAVELER ट्रैवलर। ब्रिटिश में क्या होती है? देखिए इसकी खाली जगह है, ब्लैंक है, उसमें हमने क्या भरा है कि ब्रिटिश में इसको किस तरह से स्पेल किया जाता है? TRAVELLER ट्रैवलर। फोर्थ है ब्रिटिश में, देखिए काउंसलर की स्पेलिंग देखिए, COUNSELLOR काउंसलर। अमेरिकन में इसकी स्पेलिंग देखिए, COUNSELOR काउंसलर। तो ये ब्लैंक था, खाली जगह थी, जिसमें हमने ये भरा है कि अमेरिकन में काउंसलर की स्पेलिंग COUNSELOR, इसमें L जो होता है वो सिंगल होता है, ब्रिटिश में L डबल होता है। पांचवा है सेंटर, तो ब्रिटिश में देखिए सेंटर की क्या होती है स्पेलिंग? CENTRE सेंटर। अमेरिकन में तो देखिए ब्लैंक में क्या आएगा? CENTER सेंटर। फिर है थिएटर, तो अमेरिकन में थिएटर की स्पेलिंग होती है THEATER थिएटर, ब्रिटिश में THEATRE थिएटर। ऑर्गेनाइज, अमेरिकन इंग्लिश में क्या होती है? ORGANIZE ऑर्गेनाइज, और ब्रिटिश में क्या होती है? ORGANISE, तो यहाँ पर जेडी की जगह क्या होता है? SE होता है ब्रिटिश में। एट्थ है रियलाइज, REALISE रियलाइज, और अमेरिकन में देखिए यहाँ ब्लैंक है और इस ब्लैंक में क्या आएगा? खाली जगह में। रियलाइज को अमेरिकन में किस तरह से इसकी स्पेलिंग होती है? REALIZE रियलाइज। डिफेंस, अमेरिकन में क्या होती है इसकी स्पेलिंग? DEFENSE डिफेंस, ब्रिटिश में DEFENCE डिफेंस। टेंथ है ऑफेंस, तो ब्रिटिश में होती है OFFENCE ऑफेंस, अमेरिकन में OFFENSE ऑफेंस। तो इस तरह से देखिए वर्ड सेम है, उसके मतलब भी सेम है, लेकिन इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है। तो अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होती हैं जिनकी दोनों की स्पेलिंग्स डिफरेंट होती है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पूरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, इसी के साथ धन्यवाद।